आज हमारे बीच ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से राष्ट्रीय प्रवक्ता बहन अलका लांबा जी हमारे बीच आई हैं। अलका लांबा जी किसी परिचय की मोहताज नहीं है, बहुत लंबी राजनीति है, स्टूडेंट टाइम से राजनीति में है, एनएसयूआई की राष्ट्रीय अध्यक्षा रही है और दिल्ली से पूर्व विधायिका रही है। बहुत लंबे समय से प्रवक्ता के रूप में कार्य देख रही है, वो हमारे बीच में है। मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूँ। उनके साथ हमारे नारायणगढ़ से विधायिका शैली चौधरी जी हैं। उनके साथ हमारे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष रोहित जैन जी मौजूद हैं। मेरे दाईं तरफ भाई रामकिशन जी हैं, पूर्व संसदीय सचिव, विधायक और कुमारी शैलजा जी के राजनीतिक सलाहकार। तो अलका जी आज कुछ नए विषय, जो नई जानकारियां आई हैं राफेल को लेके, जो फ्रेंच मीडिया में भी आई है, और नई जानकारियां उस विषय को लेके जिनको कांग्रेस पहले से उठाती रही है, उन सब बातों को आपके साथ साझा करेगी। मैं अलका जी से अनुरोध करूंगा कि वो आपको संबोधित करें। धन्यवाद शैली जी। मैं आप सभी पत्रकार साथियों का धन्यवाद करती हूँ। मेरा नमस्कार। और आने का मकसद आपको बताया गया है। नए खुलासे हो रहे हैं हर रोज राफेल डील को लेकर। 2019 के चुनावों से पहले नारा था, मैं भी चौकीदार, भाजपा प्रधानमंत्री जी का। कांग्रेस और श्री राहुल गांधी जी ने चौकीदार की चोर का नारा बुलंद किया सबूतों के आधार पर। सबूतों को नजरअंदाज कर दिया गया। राफेल पे उठाए गए सवालों को दफन कर दिया गया। आप सब जानते हैं राफेल डील में कितने जहाज यूपीए की सरकार में आने थे। 126 राफेल लड़ाकू जहाज आने थे, 126। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 126 से कितने पर समझौता किया? 36 राफेल पर। नंबर 1 कारण नहीं मालूम है। जरूरत जब हमारी वायुसेना को 136 जहाजों की थी, 126 जहाजों की थी, तो 36 पे समझौता क्यों किया गया? जवाब नहीं मिलता है। जवाब ये भी नहीं मिलता कि जब यूपीए की सरकार में एक लड़ाकू जहाज 526 करोड़ के करीब, 526 करोड़ में एक जहाज आ रहा था, क्या कारण है कि वही जहाज केंद्र की मोदी सरकार ने 1670 करोड़ में खरीदा? जवाब नहीं मिलता कि सीधा इतना अंतर एक लड़ाकू जहाज में कैसे आ गया। जवाब नहीं मिलता। जवाब नहीं मिलता कि जब हम 526 करोड़ का जहाज खरीद रहे थे, तब हमें टेक्नोलॉजी फार्मूला वो साथ में मिल रहा था कि भविष्य में भारत खुद ये लड़ाकू जहाज बना सकता है। लेकिन इस समझौते में उसको भी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं हुआ, क्योंकि ये तो तय था कि आप हमें अपनी टेक्नोलॉजी और फार्मूला भी देंगे। फिर आता है एचएएल के साथ डसॉल्ट कंपनी का समझौता। कितनी आसानी से एचएएल कंपनी, जो अनुभव कंपनी है, जिसने से पहले रक्षा से जुड़े बहुत से सौदों में कामयाबी से हिस्सा लिया, डिलीवरी दी, लेकिन क्या हुआ? रात भर में किसी को नहीं मालूम है कि एचएएल को बाहर क्यों कर दिया गया इस पूरी डील से, और पूंजीपति मित्रों को लाभ देने के लिए अनिल अंबानी की कंपनी को बीच में ले आया गया, जिसके पास किसी तरह का कोई भी आज से पहले लड़ाकू जहाज बनाने का अनुभव नहीं था। जवाब मिला? जवाब नहीं मिलता है हम लोगों को। हम लोगों को यह भी आज तक जवाब नहीं मिला कि जब यूपीए की सरकार में डिफेंस डील में एंटी करप्शन क्लॉज था कि इस पूरे सौदे में कभी भी किसी तरह का भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, दलाली या किसी तरह का भी कुछ भी सामने आएगा तो एंटी करप्शन क्लॉज के तहत कार्रवाई की जाएगी। उस क्लॉज को किसने और क्यों हटा दिया? जवाब नहीं मिलता है। अगर हमारा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी सड़क बनने का भी ऑर्डर करता है तो टेंडर होता है, या करोड़ों रुपए का राफेल डील का कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन बिना टेंडर के हो जाता है, रातों हो जाता है। एचएएल कंपनी को बाहर करके पूंजीपति मित्रों को लाभ देने के लिए सीधा बिना टेंडर के रातों रात समझौता होने दिया जाता है। क्यों?
क्यों टेंडर कॉल नहीं किया गया? ये सवाल देश जानना चाहता है, सिर्फ कांग्रेस के सवाल नहीं है। सवाल ये भी उठता है कि मांग उठती रही पीएसी, सीबीआई या इंडिपेंडेंट इंक्वायरी, इन सभी जो हमने सवाल उठाए हैं जांच होनी चाहिए। होता क्या है, मामला जाता है सुप्रीम कोर्ट में राफाल के ऊपर। क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट के उस जज को राफाल में बिना जांच के क्लीन चिट देने पर राज्यसभा सीट से नवाजा जाता है। और जब राफाल डील की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के वो जज कर रहे थे, नाम आप सब जानते हैं, उन जज का सेक्स स्कैंडल भी सामने आ जाता है, उसमें भी क्लीन चिट मिल जाता है उन्हें राज्यसभा से नवाजा जाता है। बदले में क्या मिलता है, राफेल डील में क्लीन चिट। अब मेरा यहां पर आने का मकसद क्या है, मैं आपको बता रही हूं। नया क्या है इसमें, ये तो सब बातें चल रही थी जिसे नजरअंदाज किया गया। 4 अक्टूबर 2018 को, सबसे पहले 4 अक्टूबर 2018 को किसने सीबीआई को जाकर जो भी दस्तावेज, जो भी मीडिया के थ्रू खबरें थी कि इसमें दलाली, भ्रष्टाचार हुआ है, इसके लिए भाजपा के 2 पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा जी और अरुण शौरी जी और एक वरिष्ठ वकील ने जाकर सीबीआई में शिकायत दर्ज की। उसके बाद नोट करिए तारीख 11 अक्टूबर 2018, 4 अक्टूबर के बाद 11 अक्टूबर 2018 क्या हुआ, मॉरिशस की सरकार के अटॉर्नी जनरल ने, मॉरिशस की सरकार ने सीबीआई को दलाली के सबूत सौंपे। मॉरिशस सरकार ने, उन्होंने कहा बिल्कुल इसमें दलाली खाई गई है, जिसने दलाली खाई है उसका नाम और सबूत हम आपको दे रहे हैं। अब क्या होना चाहिए था, सबूत आ रहे हैं, सीबीआई की इंक्वायरी आगे बढ़नी चाहिए थी। 23 अक्टूबर, 4 अक्टूबर के बाद 11 अक्टूबर, 11 अक्टूबर के बाद 23 अक्टूबर, एक ही महीने में घटनाक्रम देखिएगा। क्या हुआ फिर 23 अक्टूबर को, 23 अक्टूबर को तब के सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा इस जांच को ईमानदारी से आगे बढ़ाने का, निष्कर्ष तक पहुंचने का फैसला कर लेते हैं कि किसकी जांच होगी। लेकिन क्या हुआ, क्या हुआ, रात को दिल्ली पुलिस को सीबीआई डायरेक्टर के घर में भेजकर रेड कराई जाती है। ये इतिहास में पहली बार हुआ था कि दिल्ली पुलिस सीबीआई डायरेक्टर के घर पर रेड करती है, राफाल से जुड़ी सारी फाइलें जब्त कर लेती है, उन्हें रातों रात तख्ता पलट करके आलोक वर्मा जी को अपने पद से, सीबीआई के डायरेक्टर से हटा दिया जाता है। क्या डर था, क्या खौफ था, हो जाने देते जांच। लेकिन ऐसा तो इतिहास में कभी से सुना हो तो बता दीजिएगा। और उसके बाद श्री एम नागेश्वर राव इनकम टैक्स अधिकारी रहे, उनको रातों रात डायरेक्टर बना दिया गया। सोचा चलिए पुलिस ने, दिल्ली पुलिस ने फाइलें जब्त की हैं, आलोक वर्मा हटाए गए, एम नागेश्वर राव बनाए गए, जांच आगे बढ़ेगी। 2018 से वो फाइलें कहां हैं नहीं मालूम किसी को भी। जो जांच आलोक वर्मा कर रहे थे उसे नागेश्वर राव ने आगे क्यों नहीं बढ़ाया, उसको ठंडे बस्ते में डालकर खत्म क्यों कर दिया, ये सवाल उठ रहे हैं आज। सवाल ये भी उठते हैं, अभी ताजा हाल ही में फ्रेंच न्यूज पोर्टल एजेंसी जिसका नाम है mediapart.fr, मीडियापार्ट, ये फ्रेंच की न्यूज पोर्टल खुफिया पत्रकारिता है, उसने अभी खुलासा किया है, एक मिडल मैन का नाम है सुषेण गुप्ता। सुषेण गुप्ता ने इंडियन निगोशिएटिंग टीम के जो 2015 के समझौते थे, भारत सरकार कहें, फ्रांस की सरकार कहें, दसॉल्ट के साथ कहें, उसके गोपनीय दस्तावेज जो डिफेंस मिनिस्ट्री के पास ही होने चाहिए थे, उम्मीद की जाती है, रक्षा से जुड़ा हुआ, देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ एक सबसे बड़ी डील थी, लेकिन वो दस्तावेज सुषेण गुप्ता के घर पर मिलते हैं। कब मिले, 26 मार्च 2019 को ईडी की रेड में। कांग्रेस ने रेड नहीं किया, किसने रेड किया, ईडी ने रेड किया। 26 मार्च 2019 को बिचौलिए सुषेण गुप्ता के घर पर। अब क्या क्या मिला बता रही हूं, लिख लीजिएगा। वहां से आपको मिलता है नंबर 1 दस्तावेज, बेंचमार्क प्राइस डॉक्यूमेंट्स डेटेड 10/8/2015। 2015 में डिफेंस मिनिस्ट्री में सौदे को लेकर
जो प्राइज तय हुआ था उसके कागजात सुषेण गुप्ता के घर पर मिले हैं, सरकारी दस्तावेज। दूसरी चीज, द रिकॉर्ड ऑफ डिस्कशंस बाय द INT इज अ इंडियन निगोशिएटिंग टीम, जो डिफेंस मिनिस्ट्री की थी। उन्होंने क्या चर्चा की है राफेल की डील को लेकर, उसके पॉइंट्स नोट थे, वो भी कागज दस्तावेज उनके घर मिलता है। एक्सेल शीट, तीसरी चीज क्या मिली, ईडी को मिली, छापे में मिली। एक्सेल शीट ऑफ कैलकुलेशंस मेड बाय डिफेंस मिनिस्ट्री, पूरा जमा घटा बाइक खाता कि इसमें एक्सेल शीट पे एक एक पॉइंट कि ये जहाज होगा, ये टेक्नोलॉजी के साथ आएगा, इसमें ये लगा होगा, वो लगा होगा, जो भी सुरक्षा से जुड़े उसकी एक एक थी। अगला, यूरोफाइटर्स काउंटर ऑफर ऑफ 20% डिस्काउंट टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दसौल से ना लेकर यूरोफाइटर का भी दस्तावेज था कि हमसे आप लेंगे भारत सरकार तो यही हम आपको 20% डिस्काउंट कर देंगे। ये भी दस्तावेज बिचौलिए सुषेण गुप्ता के घर में ईडी ने रेड में पकड़ा। ये बता रहा था कि ये डील दसौल आपके हाथ से जा सकती है क्योंकि यूरोफाइटर 20% डिस्काउंट पर दे रहा है फाइटर। ये उसको खबर पहुंचाएगी। ये दस्तावेज सरकारी डिफेंस मिनिस्ट्री का गोपनीय दस्तावेज सुषेण गुप्ता के घर पे। नेक्स्ट आ जाइए, अ नोट डेटेड 24 जून 2014 सेंट टू दसौल्ट बाय सुषेण गुप्ता। दसौल्ट को 24 जून 2014 का लिखा हुआ सुषेण गुप्ता का दसौल्ट को लिख रहा है। कौन है सुषेण गुप्ता, किस बिहाफ पर वो दसौल्ट को ये नोट लिख रहा है और बातचीत कर रहा है, किसने अधिकार दिया था सुषेण गुप्ता को और क्यों दसौल्ट इसे एंटरटेन कर रहा था, ये सवाल खड़े हैं। ये सवाल आपके माध्यम से हम केंद्र की मोदी सरकार से पूछ रहे हैं कि नोटिस डेट 20, ये ईडी ने जब्त किया है, हमने नहीं। मैं वापस सवाल उठा रही हूं। बाय सुषेण गुप्ता ऑफरिंग, अब क्या लेटर में लिख रहा है, ऑफरिंग अ मीटिंग विद द पॉलिटिकल हाई कमांड, कि वो दिल्ली की सत्ता के गलियारों में बैठे हुए जो इस पूरी डील में सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं, वो चाहे तो इनकी मीटिंग उनसे जब चाहे तब करा सकते हैं। डिड सच मीटिंग टेक प्लेस विद द हाई कमांड, हम पूछना चाहते हैं जिस मीटिंग का जिक्र किया गया, क्या वो मीटिंग सुषेण गुप्ता, दसौल्ट के मालिक और केंद्र सरकार के मंत्रियों के बीच या जो भी ब्यूरोक्रेट हुई या नहीं? हाँ या ना बता दीजिए कि नहीं हुई। हमारे तो सवाल है, सरकार जवाब से भाग रही है। क्यों भाग रही है सब जानते हैं, चोर की दाढ़ी में तिनका है। अब सबसे बड़ी बात है कि ईडी ने रेड की 2019 मार्च में, 19 से 20, 20 से 21, 21 से 22 मार्च भी आ ही जाएगा। क्या हुआ उस ईडी की रेड का और ये दस्तावेज का? कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? होना चाहिए था ना। सरकार के गोपनीय दस्तावेज ईडी अपनी रेड में जब्त करती है और उस पे एफआईआर होनी चाहिए थी, उससे पूछताछ होनी चाहिए थी कि किसने और कैसे वो सरकारी दस्तावेज डिफेंस मिनिस्ट्री से जुड़े हुए इन तक पहुंचाए या ये लेकर आए, कैसे, ये सारी जांच होनी चाहिए थी। लेकिन क्या हुआ? सीबीआई में आलोक वर्मा जी के साथ क्या हुआ सामने है, सुप्रीम कोर्ट के जज को का क्या हुआ सामने है, ईडी की इस जांच का क्या हुआ किसी को नहीं पता। पूछना चाह रहे हैं सरकार से, क्या सुषेण गुप्ता के खिलाफ एफआईआर हुई? कहां है सुषेण गुप्ता? देश में या भगा दिया गया? ये सवाल देश आज जानना चाहता है क्योंकि जो फ्रेंच मीडिया पोर्टल है उसने जो दस्तावेज दिए हैं उस दस्तावेज के मुताबिक इस बिचौलियों को 65 करोड़ रुपया दसौल्त ने दलाली का, डील को अंजाम तक पहुंचाने का 65 करोड़ रुपया रिश्वत दिया है। पेमेंट हुई है, ये दसौल्त भी स्वीकार कर रहा है और ये पेपरों में भी स्वीकार है। सुषेण गुप्ता, हम ये जानना चाहते हैं सुषेण गुप्ता किसका आदमी था, किसने उसे इस डील में शामिल किया और ये 65 करोड़ क्या सुषेण गुप्ता खा गया या केंद्र में बैठे मंत्री और अधिकारी भी इसमें शामिल थे? और वो पैसा कहां है? क्यों ईडी ने जब्त नहीं किया? क्योंकि ये तो सारा खुलासा हो गया। और दसौल्त ने क्यों माना कि दलाली दी है? क्योंकि आपने एंटी करप्शन क्लॉज हटा दिया। एंटी करप्शन क्लॉज ये कहता है कि किसी भी तरह की दलाली, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार
अगर हुआ तो डील रद्द हो सकती है, जांच होगी, ब्लैकलिस्ट हो जाएगी कंपनी, क्योंकि यूपीए की सरकार में ऐसा हुआ था। मात्र आरोप लगे थे, अगर आपको याद हो, वीवीआईपी चॉपर, वेस्टलैंड, आरोप लगे थे। एंटनी जी डिफेंस मिनिस्टर थे, सिर्फ आरोप लगे भ्रष्टाचार है। 1 मिनट नहीं लगाया, पार्लियामेंट्री अकाउंट कमेटी और सीबीआई को जांच सौंप दी, डील रद्द कर दी, कंपनी को ब्लैकलिस्टेड कर दिया। और होता क्या उसके बाद? इसी मुद्दे पर केंद्र की मोदी सरकार भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर सत्ता में आ जाती है और उसका 8वां साल शुरू हो जाएगा अगले साल। 8 सालों में हम उम्मीद कर रहे थे कि कांग्रेस यूपीए डिफेंस मिनिस्टर बहुत बदनाम किया कि वीवीआईपी जो है चौपर घोटाला हुआ है, लेकिन क्या निकल के आया? कुछ चुनौती दे रही हूं केंद्र की भाजपा मोदी सरकार को, 8वां साल है, बहुत आरोप भ्रष्टाचार के डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के ऊपर लगे, डिफेंस मिनिस्ट्री पर डील पर लगे। क्या निकल कर आया देश जानना चाहता है, कांग्रेस पूछ रही है। कांग्रेस पूछ रही है क्या निकल कर आया। सच्चाई ये है, अभी नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री इटली गए थे, वीवीआईपी वेस्टलैंड जो फाइटर प्रोजेक्ट का इटली में था, हमने उसको ब्लैकलिस्ट किया था सिर्फ आरोप पर। जांच तक नहीं होगी कोई डील, जांच होगी पहले, जांच में सब चीज ठीक होगी तब डील होगी, डील आगे नहीं बढ़ेगी। सिर्फ आरोपों पर जांच बिठा के डील कैंसिल की, ब्लैकलिस्ट किया और बोला नहीं होगा, पारदर्शिता के साथ होगी सब चीजें। क्या हुआ? नरेंद्र मोदी जी अभी गए तो उस कंपनी को जिसे भ्रष्ट करप्ट बताते थे, दलाली की आरोप लगाते थे, भारत में दिए हैं, उसे ब्लैकलिस्ट से बाहर करके आए हैं नरेंद्र मोदी जी। माफी मांगनी चाहिए या नहीं कांग्रेस और कांग्रेस के डिफेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी से, जिन्हें आपने लगातार बदनाम करने की कोशिश की, और जिस कंपनी को हमने ब्लैकलिस्ट किया था उसे आपने क्लीन चिट देकर ब्लैकलिस्ट से बाहर ही नहीं किया। आपने उसके साथ आने वाले समय में आगे सौदे करने का भी करार के ऊपर कहा है कि हम आगे उनसे करार करके कि हम आगे बढ़ेंगे। क्या नाम है जी कंपनी का? अगस्ता वेस्टलैंड। अगस्ता वेस्टलैंड सबको मालूम है, आपको पूरा जेपीसी निषेध नहीं हो पाएगी। मैं आपसे सवालों के जवाब दूंगी, मैं एक बार खत्म कर दूं और उसके बाद आप जो मर्जी सवाल करिएगा, ठीक है? हम लोगों ने अगर कहा कि जेपीसी बैठाई थी, विपक्ष की मांग थी जेपीसी बिठाई जाए, बिठाई गई, सीबीआई को दिया जाए, दी गई ब्लैकलिस्ट। क्योंकि मैं अगर बात हवा में कर रही हूं तो आप पत्रकारों के लिए मुश्किल नहीं है, आप अपनी अखबारें उस समय की खोज लाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि भाजपा की विपक्ष की सरकार ने क्या आरोप लगाए थे और मनमोहन सिंह जी सरकार ने और उस समय के रक्षा मंत्री ए.के. जी ने क्या कदम उठाए थे। ये सब चीजें आज की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस है ना, ये कहीं ना कहीं 10 साल बाद भी इतिहास में आपको खोल लेंगे, गूगल करेंगे तो मिल जाएगा कि कांग्रेस ने कब कब क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस की और क्या जवाब आए। बात यह है कि कांग्रेस कौन थे पूर्व सीएजी, क्या नाम था? विनोद राय। किताब बेचते हुए अपनी तो सबको देखा है, किताब के लिए खुद को बिकते हुए मात्र हमने सीएजी के पूर्व विनोद राय को देखा है। आरोप लगाए थे 1,70,000 करोड़ का, क्या हुआ? 2G 3G कोल स्कैम हुआ। सुप्रीम कोर्ट में उसी विनोद राय ने लिखित में हमारे ही सांसद संजय निरूपम जी से लिखित में माफी मांगी कोर्ट में, बिना शर्त के कि उनके पास इस सब आरोपों के कोई सबूत नहीं। कोई और कहता तो समझ आती। वो सीएजी का पूर्व सीएजी कह रहे हैं जिन्होंने भाग भाग कर हर इंटरव्यू में, टीवी में, मीडिया में इंटरव्यू देकर हमारी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और यूपीए सरकार को बदनाम किया कि 2G 3G कोल जी ये वो, और उसके बाद दस्तावेज भी दिखाते रहे। 170,000 करोड़ का जीरो नहीं लगते थकते थे। आज जब उनको का सबूत पेश करिए, 7 साल हो गए हैं, तो वहां पर लिखित में माफी मांगकर आ जाते हैं। आज डॉक्टर मनमोहन सिंह जी 89 ईयर्स की अपनी अवस्था में हैं। आप सबकी दुआओं से बहुत बार अस्पताल गए, वापस आए, जिंदगी के इस पड़ाव में है। मुझे लगता है कि जितना बदनाम मीडिया में भाजपा की सरकार हो, विनोद राय हो, अन्ना हजारे हो, अरविंद केजरीवाल हो, मनीष आपका डॉक्टर किरण बेदी हो, जनरल वीके सिंह हो, इन्हीं आरोपों पर, भ्रष्टाचार के आरोप, पूरा अन्ना आंदोलन दिल्ली और ये वो पूरे देश में लहर थी। अरविंद केजरीवाल ने लिखित में माफी मांगी, विनोद राय ने लिखित में माफी मांगी। आज 8वें साल में केंद्र की मोदी सरकार एक भी आरोप, बोथ स्कैम में तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का नाम था, एक आरोप साबित नहीं कर पाई।
मैं पूछना चाहती हूँ 8 साल में माफी मांगनी चाहिए उन्हें देश से, क्योंकि देश को झूठ बोलकर एक स्वच्छ छवि के पूर्व प्रधानमंत्री हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को बदनाम किया गया और आज आपके सामने सच्चाई है। चुनौती दी थी हम लोगों ने, सबूत करिए, सत्ता आपकी है, ईडी, सीबीआई, पुलिस, जज सब आपके कहने पर चल रहे हैं, करिए साबित और सूली पर चढ़ा दीजिएगा। 8 साल कम तो नहीं होते, 2 साल बचे, अभी भी चुनौती खुलकर यहां पर देकर जा रही है। दम हो, सबूत हो तो कांग्रेस की प्रवक्ता के तौर पर चुनौती देकर जाती हूं, अगले 2 साल में केंद्र की मोदी सरकार को अभी भी दोबारा फाइलें खुलवा लीजिए। दम हो, क्योंकि अब तो माफिया मांग रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में लिखित में कि कुछ नहीं था, सिर्फ एक माहौल बनाना था। तो अभी हम लोग मांग करते हैं कि केंद्र की मोदी सरकार, क्योंकि इसमें 3 लोग शामिल हैं, पीएमओ, क्योंकि ये डील सीधा पीएमओ से थी। 2015 में प्रधानमंत्री जी खुद गए थे पेरिस में इस डील को फाइनल करने के लिए, किसी को नहीं पता था, रक्षा मंत्रियों को नहीं पता था, रातों रात डील साइन हो गई, क्लॉज में बदलाव हो गया, एंटी करप्शन हटा दिया गया, सीबीआई के डायरेक्टर को रात को उठा लिया गया। उस कमेटी का चेयरमैन कौन है? प्रधानमंत्री जी है। कौन डायरेक्टर बनेगा कब? 2 बजे रात को। इतनी क्या आपको आ गई थी परेशानी? आज हम मांग करते हैं कि पार्लियामेंट्री अकाउंट कमेटी के तहत इन सभी जो सबूत अभी दोबारा से मॉरिशस की सरकार ने दिए, फ्रांस की सरकार ने पेश किए हैं, पूरे कागज और दस्तावेज आपके पास हैं, देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ ये सबसे बड़े सवाल हैं जिसके जवाब केंद्र की मोदी सरकार को देने चाहिए। पीएसी जांच बिठाई जाए, निष्पक्ष जांच की ये देश मांग करता है। हम भी चाहते हैं दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। कांग्रेस के समय पर आरोप लगे, हम किसी भी जांच से पीछे नहीं हटे, सच्चाई सामने है। भाजपा की पूर्ण बहुमत की दूसरी बार की सरकार भी चाहकर भी आरोप साबित नहीं कर पाई, किसी को जेल नहीं भेज पाई। आज हम यही मांग करते हैं, जो हमारे समय पर हुआ वो आपके समय पर, अब हम उम्मीद करते हैं 8वां साल है, आप खत्म होने वाला है। और राफेल डील के ऊपर, क्योंकि हमें मालूम है चौकीदार ही असली चोर है और उसने सिर्फ अपने पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए एक अनुभवी कंपनी एचएल को बाहर करके रिलायंस कंपनी अनुभवहीन उसको अंदर किया। ये देश की सुरक्षा से जुड़े हुए मामले हैं और मैं उम्मीद करती हूं जितनी मुस्तैदी से आप लिखते थे कांग्रेस के समय पर, उतनी मुस्तैदी निर्दयता के साथ आपकी कलम अब भी, क्योंकि पहले भी आपकी कलम पक्ष नहीं विपक्ष के लिए चलती थी, अभी भी आपकी आवाज सत्ता नहीं विपक्ष, देश आपसे सवाल कर रहा है, जवाब आपसे चाहता है। जवाब सत्ता में बैठा हुआ देगा, विपक्ष नहीं देगा। विपक्ष जनता की तरफ से सवाल उठा रहा है, आपसे पूछ रहा है, जो आरोप कांग्रेस लगा रही है, तथ्य और सबूतों के साथ लगा रही है, उसका जवाब देश के प्रधानमंत्री खुद आगे आकर दे, ये हमारी मांग है। सुषेण गुप्ता कहां गायब कर दिया गया, देश से भगा दिया गया, एफआईआर क्यों नहीं की गई? जो दस्तावेज आए हैं कि उसने 65 करोड़ रुपया दलाली का लिया है, वो जांच होनी चाहिए, क्यों? तो इन्हीं सवालों के साथ आप सभी पत्रकार साथियों के मैं सवालों का स्वागत करती हूं, पर आपसे हाथ जोड़कर मेरा विनम्र निवेदन है कि आपके सवाल जिस मुद्दे को लेकर मुझे मेरी पार्टी ने यहां भेजा है, राफेल स्टैम्प के ऊपर, उसी के ऊपर आप पूछेंगे तो मेरे लिए आसान रहेगा जवाब देने के लिए। धन्यवाद। जब जैसी ये मीडिया कोर्ट ने बताया और कांग्रेस ने एआईसीसी हेडक्वार्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस बिल्कुल जी, और उसी दिन आपने देखो कि संबित पात्रा ने हाँ जी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया था नाम लेकर। हाँ जी, हालांकि उसको भी पक्ष पे खेड़ा जी का आ गया था, लेकिन हम क्योंकि राफेल के ऊपर ही बात हो रही है, हम दोबारा फिर संबित पात्रा के आरोप मुझे मैं बजाय इसके मैं दोहराऊं, आपने सुन ही रखे, बिल्कुल सुना जी, उन पे